नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 4 जून पर सबकी नजरें लगी हुई है। सभी जानना चाहते हैं कि 4 जून को क्या होगा। देश के भाग्य का फैसला होगा कि देश की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक बनाएंगे, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, या होगा कोई परिवर्तन, कोई नया चेहरा इस कुर्सी पर दिखाई देगा। ये आपकी सबकी उत्सुकता है। इसी क्रम में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोगों से बात करने की। हम मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो इस चुनावी समर में खुद मैदान में थे, जिससे वो बता सके कि उनका क्या है। हम जानते हैं कि जो बता रहे हैं वो निश्चित रूप से अपनी जीत बताएंगे और जीत के आंकड़े बताएंगे, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाव भंगिमा देखकर आप इतने विद्वान हैं, आप जान जाएंगे कि इनका हश्र क्या होने वाला है। इसी क्रम में आज हम 2 और अतिथियों को आमंत्रित किया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सिद्धस्थ हैं, पत्रकारिता में बहुत लंबे समय का तजुर्बा है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों में दशकों तक महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, चुनाव के लिए भी लगातार हर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और जनता से सीधे संवाद में रहे हैं। एक अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक लगातार डिबेट है, राजनीतिक समीक्षक है। इनका संवाद जनता से हजारों लोगों से हुआ, मतदान के दिन भी और मतदान से लेकर आज तक भी। हमने कोशिश की कि इनसे जाने कि आपकी उत्सुकता के हिसाब से कि जिन क्षेत्रों में आप पूछना चाहते हैं उनमें जीत रहा है कौन। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज पत्रकारिता का 2 ध्रुव हो गए हैं। एक वो जो रवीश कुमार जी वाली परिपाटी का है, एक वो जो अंजना ओम कश्यप और नेशनल टीवी की परिपाटी का है। एक शुद्ध रूप से ये बताता है कि मोदी जी भगवान हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, दूसरे को मोदी जी के अवगुण दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी अवतार है, पर ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी ने 10 साल में कुछ भी अच्छा ना किया हो, पर देखने का नजरिया है। और क्षमा, बहुत विनम्रता के साथ, क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि इस सब के लिए दोषी आप स्वयं हैं। हमारे दर्शक दोषी हैं, पाठक दोषी हैं। आपने पत्रकारिता के लिए 2 पैरामीटर बना दिए, एक प्रो मोदी, एक एंटी मोदी। जो किसी और के लिए अच्छा हो ना हो, आपके लिए खराब है। इन दोनों को व्यूज मिल रहे हैं, इन दोनों को पब्लिसिटी मिल रहे हैं, पाठक मिल रहे हैं, दर्शक मिल रहे हैं, पर आपका नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब आसान रास्ता है मोदी की तारीफ या मोदी की बुराई, तो हम जनवादी मुद्दे उठाना भूल गए हैं। हमें आपकी पीड़ा की चर्चा करनी मीडिया में भूल गए हैं। अब मीडिया किसी गांव की, गरीब की, किसान की समस्या नहीं उठाता है, वो हिंदू मुस्लिम की बात उठाता है, जो बहुत आसानी से है। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार विचार जरूर करिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं, अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं निरपेक्ष पत्रकारिता करने की, दोनों पक्षों को आपके सामने रखने की। आप खुद निर्णय कीजिए कि इनमें से किसकी बात आपको सही लगती है। हो सकता है वो आपके मन की ना हो, पर वो सत्य हो। जिसकी बात आपको मन में लगे उसकी आप स्वीकार कीजिए, जिसकी ना लगे उसको छोड़ दीजिए। हम कोशिश करते हैं ऐसी पत्रकारिता दिखाने की जो किसी का टैग ना लगा हो। इसी क्रम में आज हम 2 गेस्ट इन्वाइट कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार राणा हैं, अमर उजाला, जागरण जैसे बड़े बड़े संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत रहे, अभी रिजाइन किया है, विद्वान व्यक्ति हैं। और राजेश शर्मा हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। दोनों अतिथियों को हम आपके सामने संवाद के लिए लाते हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार राणा जी और राजेश शर्मा जी, आपका रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी, आप तो अस्वस्थ 102 बुखार के बाद भी आज हमारे दर्शकों के लिए आप राय लेके आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत आभार आपका जोड़ने के लिए, आपने अवसर दिया। आप दोनों मुख्य रूप से मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बारीक नजर रखते हैं, तो आज हम केवल मेरठ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मेरठ के बारे में भगवान राम का रोल करने वाले अरुण गोविल जी आए। लोग कयास से, कुछ लोग कहते हैं गोविल जी जीते हैं, कुछ लोग कहते हैं गोविल जी पराजित हो गए। आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, अपने दर्शकों के लिए आपकी समीक्षा क्या है। सबसे पहले मैं राणा जी आपसे पूछना चाहता हूं, मेरठ में गोविल जी की स्थिति क्या है? देखिए, मेरठ में 2009 से लगातार जो है भाजपा का कब्जा है। 2009 में राजेंद्र अग्रवाल यहाँ से एमपी बने, फिर 14 में भी रिपीट हुए और 19 में भी रिपीट हुए, लेकिन लगातार उनकी जीत का अंतर घटता चला गया।
पिछली बार वो लगभग 4600 वोट से जीते थे और ये बहुत कम मार्जिन था। मेरठ में अक्सर चुनाव, मेरठ एक ऐसा शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही शानदार शहर है और वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स का सेंटर है, इकोनॉमी का सेंटर है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, ज्वेलरी के लिए मशहूर है और अपनी बहुत सारी ऐतिहासिकता समेटे हुए ये शहर अपने आप में है। लेकिन दंगों का दंश कुछ यहाँ ऐसा लगा, 87 के दंगे यहाँ जबरदस्त हुए जिन्होंने पूरे देश को हिला दिया और उसके बाद इस पूरे शहर की इमेज एक कम्युनल शहर के तौर पर बनती चली गई और इलेक्शंस में भी वो रिफ्लेक्शन हुआ, कम्युनल पोलराइजेशन होना शुरू हो गया यहाँ पर। और हर बार ये कोशिश रहती है कुछ दलों की कि कम्युनल पोलराइजेशन यहाँ पर हो जाए ताकि उनके लिए फायदेमंद रहे और खास तौर पर कम्युनल पोलराइजेशन बीजेपी के तो फेवर में ही रहता है यहाँ जी। 2009 से 14 तक तीनों इलेक्शन में ये दिखाई दिया। 2009 में उतना नहीं था, 2009 में आरएलडी भी यहाँ भाजपा के साथ थी, गठबंधन था इनका दोनों का। और 2014 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद का इलेक्शन था, तो आप समझते ही हैं कि पूरी बेल्ट में ध्रुवीकरण बहुत तेज हुआ था और 2019 में पुलवामा के बाद ध्रुवीकरण हुआ था। क्या इस बार का चुनाव 2024 का भी रविंद्र जी सांप्रदायिक आधार पर हुआ है या नहीं? नहीं, मैं इसीलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता था जी। कि पिछली बार के जो चुनाव हुए हैं उनसे डिफरेंट चुनाव है ये कई मायने में। एक तो धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण उतना नहीं हो पाया जितना 14 और 19 के चुनाव में हुआ था। ये जातियों में बटा हुआ चुनाव है एक तरह से, और जातियों में भी इस आधार पर बटा कि यहाँ ये लंबे समय बाद पहला मौका है जब किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव मैदान में नहीं है। बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है कि पहली बार, क्योंकि हर बार जब मुस्लिम प्रत्याशी था तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सहज सुगम था उसको धार्मिक ध्रुवीकरण कराना। जी, हम अगले चरण में फिर आपके पास आए। मैं राजेश शर्मा जी को भी जोड़ना चाहता हूं चर्चा में। राजेश जी, रविंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि क्योंकि पहली बार मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था जिसकी वजह से ये धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और चूंकि आज का जो इशू है ये सर आपने पहले कह दिया कि मेरठ और बागपत पे फोकस रखना है जी। दूसरा सर आपने पहले बता दिया कि मेरठ और बागपत पे फोकस के अलावा आपके ज्ञान का हम अनुभव पूरे कर लेंगे, अपने दर्शकों को सब और जगह का बताएंगे, लेकिन मेरठ और बागपत पे डिटेल में लेंगे। जी जी। तो सर जैसा आपने सर बताया कि मीडिया कितने तरह की है, हम लोग सर चूंकि राणा जी और हम साथ साथ थे, हिंदुस्तान में साथ रहे, अमर उजाला में साथ साथ रहे जी। और सर एक दौर ऐसा भी था कि जब हम रिपोर्टिंग करते थे तो बहुत सारे हमारे साथी कहते थे ये सब लोग अंडरवियर वाले हैं जी। तो मैं सर एक बार बता दूं कि क्योंकि राणा जी ने बताया और ये सही बात है, मैं राणा जी की बात को सही ठहराता भी हूं और समर्थन भी करता हूं। सर जब यहाँ 2000 का चुनाव होता है सन 2000 में, तो चूंकि यहाँ सर लगातार यहाँ सर भाजपा से 3 बार अमरपाल सिंह सांसद रहते हैं। उनके बाद जब से चुनाव होता है 2004 में, तो 2004 में एकाएक अवतार सिंह भड़ाना यहाँ आते हैं और इधर अमरपाल सिंह होते हैं बीजेपी से, कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में अवतार सिंह भड़ाना आते हैं और मुश्किल से 20 दिन के उसमें चुनाव जीतते चले जाते हैं। 2009 का सर जब चुनाव होता है तो बसपा से यहाँ शाहिद अखलाक होते हैं और वो सर बीजेपी को हराकर, मतलब कांग्रेस को हराकर फिर चुनाव जीत जाते हैं। 2009 का सर एक दौर ऐसा आया कि 2009 में यहाँ फिर बीजेपी जीत जाती है। और मैं सर आपको एक बार बता दूं, चूंकि मेरी विचारधारा, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमेशा पहले से आरएसएस की रही है। हम लोग भाजपा को ज्यादातर वोट दिया है। लेकिन सर मैं एक बात, इस बार ये जो चुनाव है, ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, मैं मेरठ के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि मेरठ में भाजपा ने नैतिक रूप से ये मान लिया था कि मेरठ भाजपा सीट हार रही है। इसके पीछे की सर वजह ये है कि जी मतलब सर ये मान लिया, मुझे ऐसा एहसास हुआ अनुभव के हिसाब से, लगभग 20 साल से हम लोग यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि इस बार बीजेपी ने ये मान लिया था, नैतिक हार मान ली कि इस बार मेरठ सीट बीजेपी जीत सकती है। अभी जैसा राणा जी ने बताया सर, चूंकि मेरठ को भाजपा मेरठ की प्रयोगशाला के रूप में है और सर वेस्ट यूपी का सेंटर भी है मेरठ, यहाँ सर वेस्ट यूपी का कार्यालय है
और आप देखिए कि मेरठ का जो परसेप्शन है वो पूरे वेस्ट यूपी में जाता है जी। जब 2009 में यहाँ चुनाव होते हैं तो यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं थी ना सिंगल इंजन की सरकार थी। यहाँ सर स्टेट में उसमें बसपा की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल में कांग्रेस की होती है, कांग्रेस की और सरकार थी। राजेंद्र अग्रवाल यहाँ 50,000 वोट से जीत जाते हैं। जब 2014 का चुनाव आता है तो चूंकि 2013 में दंगा हुआ, वो हिंदुत्व की बयार थी, उस समय भी डबल इंजन की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय फिर कम से कम 2.5 लाख वोट से जीतकर राजेंद्र अग्रवाल जी संसद पहुंच जाते हैं। जब सर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो तब डबल इंजन की सरकार होती है, सेंट्रल में बीजेपी की होती है, स्टेट में बीजेपी की होती है, और जो जीत का अंतर है 5 साल में 2.5 लाख से वो 4700 तक पहुंच जाता है। बड़ा रोचक, राजेश जी ने बड़ा रोचक बिंदु उठाया कि जब डबल इंजन सिंगल इंजन था तो तेज दौड़ रहा था, जब डबल इंजन आया तो उसकी स्पीड इतनी रहेगी कि 4000 की लीड रह गई। अगले चरण में राजेश जी आपसे पूछेंगे। राजेश जी, जहां तक मेरी जानकारी है आप सरधना क्षेत्र के मूल निवासी हैं और सरधना के क्षेत्र में भी आपकी रिपोर्टिंग का क्षेत्र रहा है, तो चूंकि सरधना मुजफ्फरनगर लोकसभा का है तो इस वीडियो में हम आगे आपसे मुजफ्फरनगर लोकसभा में भी चर्चा करेंगे। अब मैं राणा जी को इसमें जोड़ता हूं। राणा जी, जो मेरा सर एक जी बताएं राजेश जी, पूरी बात करें अपनी। मेरा सर कहना यह कि जब 2024 आता है तो 2024 में सर ट्रिपल और 4 इंजन हो जाते हैं। मतलब स्टेट में सरकार बीजेपी की होती है, सेंट्रल में बीजेपी की होती है, म्यूनिसिपैलिटी बीजेपी के हाथ में है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बीजेपी के हाथ में है। और जब सर 4 इंजन की सरकार होती है तो बीजेपी मतलब ये अलग बात है कि अगर जो प्रत्याशी यहाँ 3 बार जीते, अगर उनसे नाराजगी थी तो यहाँ और बहुत सारे ऐसे 30-40 साल से लोग हैं जो लगातार चादर बिछा रहे हैं बीजेपी की, तो उन्हें अवसर मिल सकता था। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा कि ये जो लगातार जीत का अंतर लगातार घटता जा रहा है, कि कहीं अगर लोकल में कोई प्रत्याशी बनाया, 40 से 45 लाख की आबादी है पूरी जिले की, और यहाँ क्योंकि वेस्ट यूपी के बहुत सारे नेता हैं, ये हिम्मत नहीं हुई बीजेपी की कि लोकल किसी नेता को प्रत्याशी बनाया जाए। तो दूसरा सर ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, और चूंकि रामायण धारावाहिक में जो किरदार निभाया अरुण गोविल जी ने, उन्हें लगा मकसद तो ये था कि जब अरुण गोविल मेरठ में आएंगे तो वो एक वेस्ट यूपी में जो राम लहर है उसके बारे में प्रचार करेंगे, और मेरठ के साथ साथ मुजफ्फरनगर है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अमरोहा है, बहुत सारी सीटों पर प्रभाव डालेंगे। इधर बीनोर सीट भी पास में है। पर सर ये लगा ये जो जब चुनाव हुआ, अरुण गोविल आए, तो यहाँ अब या तो सर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, क्योंकि वो तो रहा लगातार 10 साल सत्ता में। दूसरा सर यहाँ इतनी नाराजगी यहाँ के स्थानीय भाजपा के नेताओं में थी, उन्हें लगा कि जो लोग यहाँ गरीब बिछा रहे हैं 30 साल से 40 साल से, उनका नंबर एकदम काट दिया और यहाँ मुंबई से प्रत्याशी को बना दिया। और बहुत सारी बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार ये कहते थे कि अरुण गोविल मेरठ के हैं, अरुण गोविल मेरठ के हैं, मतलब एक परसेप्शन क्लियर कर दिया कि भारी नहीं है। ये अलग बात है कि 40-50 साल से उनका सरोकार यहाँ नहीं रहा मेरठ में, फिर भी सर यहाँ बीजेपी, चूंकि सीट बीजेपी की है और बीजेपी यहाँ जीतती भी है। ये अलग बात है कि इस बार यहाँ कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था, जातियों के समीकरण के आधार पर चुनाव हुआ। अरुण गोविल जी का जहां तक चुनाव का मामला है, मैं देखता हूं क्योंकि सामने उनके सपा कांग्रेस गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा थी, इधर बसपा से देवव्रत त्यागी चुनाव मैदान में थे। मुझे लगा सर जो बीजेपी का कैडर वोट है, बीजेपी के कैडर वोट में कैडर वोट पर बसपा भी चुनाव लड़ी और बीजेपी के कैडर वोट पे जो गठबंधन प्रत्याशी ये भी चुनाव लड़ी। और कहीं ना कहीं सर शहर के एक बड़े तबके में ये आक्रोश था, ये मन में मैल था कि अगर अरुण गोविल इस बार जीतकर चले जाते हैं तो बीजेपी फिर दोबारा इन्हें उतारेगी, तो इस बार हार जाएंगे तो फिर कम से कम बीजेपी को लगेगा कि लोकल कैंडिडेट उतारना है। इसका सर हालांकि राणा जी राजेश जी ने बताया कि बाहर के कैंडिडेट को लाना। दरअसल 22 जनवरी को जब राम मंदिर का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया था, प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो लग रहा था कि इस बार का तो कोई चुनाव ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राम लहर ऐसी आएगी, 400 पार का नारा चल रहा था, तो कहीं नहीं था। जब इंडिया बना और इंडिया में से नीतीश कुमार को तोड़ा गया तो लगा कि इंडिया तो बनते ही टूट गया है। हर राज्य में, बंगाल में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, गठक दलों में विवाद था। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जब सवाल आया तो आरएलडी चला गया एनडीए के साथ, तो लगा अब तो चुनाव ही नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में जब चुनाव के 3 चरण पूरे हो गए हैं, शायद कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार करने में गुरेज नहीं करेगा कि आज चुनाव है और बहुत नजदीक का चुनाव है। मैं राणा जी से को जोड़ना चाहता हूं चर्चा में। राणा जी, जैसा राजेश जी ने कहा कि अरुण गोविल को बुला कर लाना, अरुण गोविल के चेहरे पर, आसपास के
क्षेत्रों में भी गोविल जी का लाभ लेना चाहते थे, राम भगवान की छवि का लाभ लेना चाहते थे, लेकिन मेरठ में भी फंस के रह गए। जो मेरठ के स्थापित भाजपा के नेता थे उनको चिंता हुई कि यार क्या हुआ कि हमें इग्नोर कर दिया गया, हम इतने दिन से दरी बिछा। क्या मेरठ के चुनाव में गोविल जी के सामने ये फैक्टर रहा है? देखिए, मैं इस बात से एग्री करता हूं जो राजेश जी ने सवाल उठाए हैं कि अरुण गोविल साहब की एक बड़ी इमेज के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश थी यहाँ पर बीजेपी की, और वो उस कोशिश में बहुत सफल दिखाई नहीं देते हैं। जैसे वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पाए, वो लोकल नेताओं से कनेक्ट नहीं कर पाए, पार्टी संगठन को एक्टिवेट नहीं कर पाए, और आरएसएस के लोगों से भी बहुत अच्छा तालमेल नहीं बना पाए गोविल साहब। शुरुआत के, मेरे पास तो यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि शुरुआत के 2-3 दिनों में उन्होंने 4 होटल्स बदले मेरठ में, और उनको यहाँ का जी होटल क्यों बदले? पसंद नहीं आ रहा था उनको कोई होटल, उनके अच्छा। लेवल का नहीं था, उस लेवल की हाइजीन, उस लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी शायद, ये अच्छा। वजह हो सकती है, बाकी तो वही जाने क्या वजह है, लेकिन जो चीजें छनकर के सामने आई उसके आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। और एक बात ये भी रही कि जो उनका यहाँ मुख्य चुनाव कार्यालय बना वो एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में बना। ट्विटर पर उसकी किसी ने शिकायत कर दी मुख्यमंत्री जी से, वहां से निर्देश आया कि इसको जो है शिफ्ट किया जाए, तो वो भी उन्हें शिफ्ट करना पड़ा। फिर वो एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यालय में तब्दील किया गया और पूरे लोकसभा क्षेत्र का कार्यालय अलग बनाया गया। इस तरह के इश्यूज रहे जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरठ में जो मैं बैकग्राउंड की तरफ ले जाना चाह रहा था, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ ले जा रहा था मैं आपको, वो इस लोकसभा सीट के चुनावों को जबरदस्त ढंग से प्रभावित करता है। दंगों के बाद जो हालात यहाँ पैदा हुए उसमें सिक्योरिटी एक बड़ा इश्यू है यहाँ लोगों के लिए जी। और सिक्योरिटी वाले मोर्चे पे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो योगी सरकार है, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बदमाशों को एनकाउंटर करने का जो पूरा अभियान चलाया उन्होंने बाहर और जेलों के अंदर तक, वो यहाँ के आम आदमी को अपील करता है। मैंने एक कारोबारी से बात की और उन्होंने कहा मिक्स पॉपुलेशन वाला शहर है, घनी आबादी वाला शहर है, और पुराने शहर में तो हिंदू मुस्लिमों के कारोबार एक साथ चलते हैं यहाँ पर। एक कारोबारी ने मुझसे कहा कि साहब एक समय था जब लोग यहाँ आकर के तोड़फोड़ करते थे, शोरूम के अंदर तक घुस जाते थे, और अब पिछले 10 साल हो गए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई आके हमें धमकी दे सके। बाहर 4 लड़के आते थे, रेट कम करने की बात करते थे, नहीं करते थे तो तमंचे निकाल के फायर कर देते थे। इस टाइप की बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि साहब बदमाशों में खौफ है, कुछ भी हो अब चैन स्नैचिंग नहीं हो रही है, बदमाश डरे हुए हैं, शहर छोड़ के चले गए हैं। रात में स्टंटबाजी एक आम बात थी शहर में, और स्टंटबाज न जाने कहाँ गायब हो गए हैं पिछले 10 सालों के भीतर, ऐसा लोगों ने कहा। तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का जो मोर्चा है वो बहुत महत्वपूर्ण है शहर में, और उसको सीरियस लेते हैं लोग, और खास तौर पर कारोबारियों का शहर ये है, चूंकि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, कैंची का कारोबार है, ज्वेलरी का कारोबार है, ब्रास बैंड का कारोबार है, बहुत तरह के कारोबार मेरठ में है, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सामान बनता है, विदेशों तक को एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे। तो कारोबारी प्रभावित करते हैं जनमत को यहाँ बड़े पैमाने पर। तो कारोबारियों में एक फील जरूर आया है कि हम सिक्योर फील कर रहे हैं इस समय। और आरएसएस का जो कैडर है उसने अप्रत्याशित ढंग से इलेक्शन के 1 हफ्ते के पहले जिस तरह से वो एक्टिवेट हुआ और जिस तरह से मिडिल क्लास के लोगों को घर घर से निकालने में वो कामयाब रहा, उसमें मुझे लगता है कि उस कोशिश के बाद अरुण गोविल की स्थिति बहुत बेहतर हुई, और ये मैसेज पीछे चला गया कि साहब प्रत्याशी मिलनसार नहीं है, प्रत्याशी जीतने के बाद मुंबई चला जाएगा, यहाँ लोगों से नहीं मिलेगा। हमने काफी लोगों से बात की, उन्होंने कहा साहब पिछले जो एमपी थे 15 साल में वो भी बहुत लोगों से नहीं मिले, बहुत लोगों के शायद व्यक्तिगत काम भी उन्होंने नहीं कराए। हालांकि राजेंद्र अग्रवाल बहुत मिलनसार सांसद रहे, मिलनसार थे, सक्रिय थे, हंसमुख थे, व्यवहार कुशल थे, लोगों को मिलते ही गले लगा लेते थे, रहते थे शहर में रहते थे। और गोविल साहब का तो ये भी आया कि वो सनरूफ वाली कार में चल रहे थे कैंपेन में, कोई गांव आता था तो कुछ सेकंड के लिए बाहर निकलते थे, बीजेपी नेता पीछे एक रथ पर सवार रहते थे धूप में, सारे प्रमुख नेता, और गोविल साहब कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए बाहर निकलते थे, फिर अंदर चले जाते थे, बाकी काम स्थानीय नेता करते रहते थे। तो ये प्रभु दर्शन तो राणा जी, प्रभु दर्शन तो ऐसे ही होते हैं।
प्रभु हर एक से हाथ थोड़े ही मिलाएंगे, प्रभु तो आशीर्वाद देंगे। निश्चित। वो अरुण गोविल जी ठीक उसी तरह से है जैसे श्री राम आते हैं, साक्षात राम जी आ गए हों। जी जी जी, उन्होंने वो खुद को राम ही समझते रहे पूरे कैंपेन में जो है वो, इसीलिए शायद उन्होंने लोगों से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें लगा कि वो एक आध बार गए जरूर एक दलित के यहाँ, एक दलित कार्यकर्ता के यहाँ भोजन भी किया उन्होंने, तो मीडिया ने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया ठीक से। शायद अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता तो पता चलता कि भाई खाना वहीं बना था रियल में या बाहर से बन के आया था, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन देखते हैं इतने साल हो गए, आप भी जानते हैं, इतने सीनियर पत्रकार हो गए हैं, ये खाना भी और बर्तन भी बाहर से ही आते हैं। वहां किसी गरीब दलित के यहाँ कोई बड़ा आदमी खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है। आपने देखेंगे तो वहां कोई बड़े लोग जाते हैं तो उनके लिए आसन भी नया होता है, उनके लिए तौलिया भी नया आता है, और बड़े लोग जाते हैं तो उनके लिए एसी भी लग जाते हैं, और जैसे ही वीआईपी जाता है एसी हट जाते हैं। आपने हमने सबने देखा है। लेकिन मैं ऐसा क्लेम नहीं करता क्योंकि मैंने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं देखा किया। नहीं। हाँ, मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसी संभावना है, ऐसा स्कोप है। ये संदेह राणा जी, मैं अगले चरण में आपसे पूछूं मेरठ के रिजल्ट के बारे में क्या संभावना है, मैं राजेश जी को और जोड़ लूं, क्योंकि राजेश जी से एक चीज और मैं लेना चाहूंगा। सरधना में मुजफ्फरनगर का क्षेत्र है। राजेश जी, मेरठ के बारे में तो राणा जी ने बहुत बता दिया। अगले चरण में हम आपसे मेरठ का परिणाम जानना चाहेंगे, मेरठ में किसको एज है। लेकिन पहले आप सरधना के बारे में इस लोकसभा क्षेत्र में मुजफ्फरनगर की ठाकुरों के लेकर बड़ी नाराजगी आई कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। राजपूत समाज उन कुछ चुने हुए समाजों में है जो भाजपा का आधार है। वैश्य, फिर ब्राह्मण, फिर राजपूत, और बाद में 2014 के बाद से अति पिछड़ों को भाजपा ने अपना आधार वोटर बनाया, जिससे भाजपा इतनी असीमित सफलता प्राप्त की। पहले राजपूत भाजपा के आधार वोटर थे। इस बार जगह जगह पंचायतें हो रही थी, ननौता से शुरू हुई, खेड़ा तक चली, कभी मटोर हो रही है, कभी कपसाड़ हो रही है। आप उसी क्षेत्र के हैं और मुख्य रूप से शायद आप कपसाड़ के रहने वाले हैं। मेरा सवाल ये है, चूंकि आपके प्रश्न के उत्तर से मुजफ्फरनगर में जो लोग बालियान साहब के और हरिंदर मलिक जी की फाइट को देख रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ वेयर अबाउट मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या राजपूत समाज का उन पंचायतों का कुछ फर्क पड़ा राजपूत समाज पर? क्या राजपूत समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो कि आह्वान हुआ था खेड़ा की पंचायत में कि हरिंदर मलिक को, इकरा हसन को और इमरान मसूद को वोट करे, क्या उसका फर्क पड़ा था? और सरधना क्षेत्र में राजपूतों के अलावा जो अन्य प्रमुख बिरादरियां, चाहे वो जाट रही हो, चाहे वो दलित रहे हों, चाहे वो गुजर रहे हों, उनका, या ब्राह्मण रहे हों, ब्राह्मणों की भी बड़ी चर्चा है और आप ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए, क्या रहा, एक संक्षेप में इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। सर, मैं एक साल पहले जाता हूं सर। एक साल पहले जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, सरधना के साथ चुनाव हुए, तो मैं सर क्योंकि इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं वहां की जो भौगोलिक स्थिति है और जो उनका नेचर है ठाकुरों का, मैं उसके बारे में सर आपसे बताना चाह रहा हूं दर्शकों को। जब सर 2022 का चुनाव होता है तो बहुत सारे मतलब क्षत्रिय समाज संगी सोम जी से नाराज था। अच्छा। और सर नाराजगी को दूर करने के लिए यहाँ 2022 में, चूंकि प्रधानमंत्री जी आए सलावा में, सलावा जो गंग नहर है, यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, योगी जी आए, और यहाँ रैली हुई, संजीव बालियान जी थे। और यहाँ एक जो ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वो दे के गए, और उन्होंने कहा कि ये, तो तमाम लोग ये कहने लगे कि अब यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ गई, प्रधानमंत्री जी आ गए, योगी जी आ गए, तो अब सरधना विधानसभा कम से कम दी जाएंगी, अब सरधना विधानसभा बीजेपी के पास चली जाएगी। मैंने सर अपने कई सारे साथियों से कहा कि ये सरधना के लोग हैं और क्षत्रिय समाज के लोग हैं, अगर एक बार नाराज हुए तो नाराजगी दूर करने में इन्हें समय लगेगा, और जब तक लगेगा जब तक चुनाव ना हो जाए। तो मुझे पता था कि लोग नाराज होंगे। मैं सर आपको बता दूं, ऐसे कई गांव हैं जिन गांव में जहां संगी सोम को अच्छी खासा वोट मिलता था, वो नाराजगी वहां तक पहुंची जब चुनाव हुआ। तो ऐसे कई ठाकुर बाहुल गांव हैं जहां संगी सोम जी को 2 वोट कम मिला और सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान वहां ज्यादा वोट लेकर गए। तो और फिर मतलब राजेश जी, इसको दोबारा बताइए, क्या जब विधानसभा का चुनाव था और संगी सोम सजातीय प्रत्याशी थे, तब भी राजपूतों में ऐसा हुआ? क्योंकि राजपूतों के बारे में ये धारणा मुजफ्फरनगर लोकसभा में ये है कि राजपूत नाराज तो थे, लेकिन भाजपा के अलावा किसी और का बटन दबाने में असहज रहते हैं। तो आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि क्या
2022 के चुनाव में भी राजपूतों ने नाराजगी में संगीत सोम के खिलाफ मतदान किया था। सर इंडिविजुअल बहुत नाराजगी थी बहुत ठाकुरों में, तो इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री आए थे और यहाँ यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन भी हुआ था कि ताकि लोग समझ जाए। और उस रैली में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग थे और भी सब लोग थे, तो लोगों को लगा कि ये सब लोग अब मान जाएंगे, जब बूथ पर जाएंगे तो फूल को वोट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी संख्या में जो ठाकुर समाज के लोग थे या जो और अल्पसंख्यक लोग थे, उन्होंने भाजपा को वोट न देके अतुल प्रधान सपा को वोट दिया। हालांकि जब संगीत सोम हार गए तो फिर बहुत ज्यादा लोगों को मलाल भी हुआ और फिर गुस्सा भी आया। उसके बाद में सब लोग फिर संगीत सोम की तरफ चले गए। तो मैं सर इसलिए बता रहा हूं कि ये जो पंचायत का दौर चला, ये पंचायत का दौर इसलिए नहीं चला कि भाई यहाँ कोई इंडिविजुअल किसी या संजीव बालियान जी के खिलाफ विरोध था या प्रदीप चौधरी के खिलाफ विरोध था या राघव लखनपाल शर्मा के विरोध था। ये तो असल में सर जो गुस्सा था क्षत्रियों का। मैं अभी सर जो 2023 में चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़ के सर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और सर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बने। दूसरा जो नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री थे मध्य प्रदेश के रहने वाले, वो कृषि मंत्री थे, उन्हें चुनाव लड़ा दिया। इसके अलावा जब राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और जब वहां मुख्यमंत्री की बात आई तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया। एक सर ये बड़ा गुस्सा था क्षत्रिय समाज में, और चूंकि वो गुस्सा अलग अलग वो उबल रहा था, कोई आक्रोश था पर कोई बोल नहीं पा रहा था। जैसे ही चुनाव हुआ तो इसको लेकर पूरी रणनीति बनी और क्षत्रिय समाज, चूंकि जो विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, सांसद है, वो तो नहीं बोल पाए, लेकिन जो क्षत्रिय समाज के अलग अलग संगठन है उनकी लगातार पिछले कई महीनों से मीटिंग चल रही थी और उन्होंने कहा कि विरोध करना है इस बार बीजेपी का। तो आप देखें सर इस विरोध की जो शुरुआत हुई, ये हालांकि शुरुआत तो एक इशू बन गया कपसाड़ से, वहां से इशू शुरू हुआ, फिर वो खेड़ा में पंचायत हुई, फिर अलग अलग गांव में पंचायत होती रही, फिर ननौता में बड़ी वहां पंचायत होगी। उसके बाद फिर अगर मैं बुढ़ाना के कुशवाहा 24 की बात करूं तो वहां पर भी कई पंचायत हुई। फिर मुख्यमंत्री जी आए यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लोग नहीं माने। और जब जहां मुख्यमंत्री जी की रैली थी उसके 1 किलोमीटर दूर जब तीसरे दिन रैली होती है तो उसमें वहां 30-40 हजार लोग पहुंच जाते हैं। तो ये सर आक्रोश था बीजेपी के खिलाफ। और आप देखो कि वो आक्रोश यहाँ से राजेश जी, जो ये आक्रोश राजपूत समाज का बीजेपी के खिलाफ था, जो बाद में एक चर्चा आई कि यह आक्रोश मतों में परिवर्तित उतना नहीं हुआ जितना था। वोटिंग परसेंटेज जरूर डाउन हुआ। लोगों का कहना यह है कि ठाकुर वोट कम डाला है, 50%, 48-49% ठाकुरों ने वोट डाला, लेकिन जो डालने गया वो साइकिल का बटन नहीं दबा पाया ज्यादा। इसके बारे में आपका क्या कहना है 24C में? देखो सर, मैं सर पूरे मुजफ्फरनगर लोकसभा की 5 विधानसभा की बात करूं तो इस बार तो देखो 2 बार, जब हम तब 2019 की बात करते हैं तो यहाँ 2 प्रत्याशी थे। इधर चौधरी अजीत सिंह जी थे रालोद से, आरएलडी से, इधर से संजीव बालियान जी भाजपा से थे। उस समय सर ये था क्योंकि चौधरी साहब का जो वोट बैंक था, जो टोटल जाट वोट है सर मुजफ्फरनगर में, उसका 70% वोट चौधरी साहब को मिला था। इसके अलावा सर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मिला था। हालांकि बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं था, कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं था, शामिल थी बसपा गठबंधन। लेकिन सर जो बसपा का जो कैडर वोट है वो आरएलडी की तरफ कम गया, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर जो दंगे का दंश था वो तमाम अधिक संख्या में 60-70% संख्या में जो दलित था वो हिंदुत्व की बयारा बहा, उसने बीजेपी को वोट दिया। और आप देखो 2000 राजेश जी 2014, 17, 19 और 22 में बसपा के जो आधार मतदाता रहे हैं दलित, उनकी चॉइस रही है या तो हाथी हो, अगर कहीं हाथी नहीं था तो वो हिंदू बनकर वोटिंग कर रहे थे। लेकिन इस बार चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, चूंकि सभी जगह हाथी मौजूद रहा, मेरठ को छोड़ दें, जैसे मुजफ्फरनगर की सीट पर हाथी मजबूत था तो हाथी को बढ़िया वोट किया। तीसरे चरण में जरूर जाके चर्चा आई कि हाथी संविधान बदलने की बात बहुत प्रबलता से मानी तो दलित मतदाता ने अपना मूड चेंज किया। पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं चूंकि मुजफ्फरनगर मेरठ की, तो क्या मेरा सवाल मुख्य ये है, क्या राजपूत मतदाताओं ने 100 वोट थी और 100 में से 50 ही डाली, 48 डाली, 50 डाली, उन 50 में कितनी संजीव जी पर गई होगी, कितनी हरेंद्र मलिक जी पर गई होगी? नहीं, सवाल वो मैं बताऊंगा सर कितना हुआ। एक सवाल सर ये था कि जब शाहपुर में चुनाव के बीच में रैली होती है तो यहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और अमित शाह जी के 11 मिनट के संबोधन में 3 बार उन्होंने कहा कि मैं जाटलैंड में हूं, मैं जाटलैंड में हूं, मैं जाटलैंड में हूं। इसका सर रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ सर। रिएक्शन ये हुआ कि चुनाव के बीच में टिटोरा गांव पड़ता है सर खतौली विधानसभा में, वहां गुजर की पंचायत होती है, मैं उसमें गया तो वहां लगभग 20-25 गांव के जो गुजर समाज के गणमान्य लोग वो सब इकट्ठे थे, मीटिंग हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके क्या नाराजगी है, कोई इंडिविजुअल संजीव बालियान थे, तो 1-2 वहां प्रधान थे, उन्होंने कुछ बताया तो हो सकता है।
मैंने कहा एक दो प्रधान के वजह से पंचायत, तो एक जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने कहा कि भाई ये नाराजगी नहीं है, नाराजगी ये है कि अमित शाह बोल के गए कि जाट लैंड है। भाई यहाँ दलित भी है, यहाँ सैनी भी है, यहाँ कश्यप भी है, यहाँ प्रजापति भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, त्यागी भी है। उन्होंने कहा कि जो अमित शाह ने कहा हम ये बदलेंगे तस्वीर इस बार। उनका सिर्फ आक्रोश इस बात को लेकर था कि भाई पर्टिकुलर एक जाति के नाम से लैंड का नाम लेके अमित शाह चले गए गृह मंत्री, और इसका जवाब देना है। आप देखिए सर, जहां ये आपने राजेश भाई बड़ा महत्वपूर्ण में राणा जी को इसमें जोड़ बड़ा जी, ये सब राणा जी जो राजेश शर्मा जी कह रहे हैं, क्या ऐसा रहा है कि जाट लैंड कहने की रिएक्शन में भाजपा का आधार वोटर गया खिसक के? देखिए, मैं राजेश जी से सहमत नहीं हूं इसमें। अमित शाह की जो इंटेलिजेंस है वो सबसे शानदार मानी जाती है, वैसे भी होम मिनिस्टर हैं वो देश में। जी, चाणक्य बताए जाते हैं। जी, जिस वक्त ये नाराजगी चल रही थी, ये राजपूत समाज की नाराजगी थी, तो राजपूत समाज की नाराजगी के समय एक बात उभर करके वोटिंग से पहले सामने आ रही थी कि भाई वो साइकिल पे बड़ी मुश्किल से जो है बटन दबाएंगे, ऐसा कर सकते हैं कि वोट ना डालें। और जिस दिन इलेक्शन हुआ, हमने 24 में देखा भी कि जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने कहा कि साहब साइकिल का बटन नहीं दबाएंगे, हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे। यूथ ने तो डाला रिएक्शन में कुछ वोट, लेकिन बुजुर्गों ने मना कर दिया, तो 50% वोट तो बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया, और जो 50% बचा उसमें से बड़ा हिस्सा ऐसा रहा जिसने वोट नहीं किया। अब सवाल ये आता है कि साहब जाटलैंड 100 वोट में से राणा जी 100 वोट राजपूत समाज की थी, तो 50 ने तो डाली नहीं। 50 जो डली है, मेरा सवाल ये है, जो 50 राजपूत समाज की वोट डली है, उन 50 में से कितनी संजीव जी को गई, कितनी हरेंद्र जी को गई? मुझे लगता है कि लगभग 40 से 45% वो बीजेपी पे चली गई, और मुश्किल से 5-7% वोट ऐसा है जो समाजवादी पार्टी पे शिफ्ट हुआ है, जो मैंने ट्रेंड देखा वहां इलेक्शन। जाटलैंड वाला जो इश्यू उठा था, तो अमित शाह जिस वक्त ये मड करीमपुर गांव से खबर आई कि साहब संजीव बालियान के काफिले पे हमला हो गया, मैं मड करीमपुर गांव में गया था जी। मैंने वहां लोगों से बात की। 2500-2600 वोट का गांव है, और वो पूरी तरह से बीजेपी को वोट करता रहा है वो गांव हमेशा जी। मैं उस घर में गया जो ग्राम प्रधान का घर है, जहां पे संजीव बालियान जी की मीटिंग थी वहां पे, और जहां पे ये आरोप लगा कि साहब यहाँ पे आके हमला कर दिया उन्होंने जी। तो ग्राम प्रधान का और आसपास के लोगों का कहना यह था कि साहब अब पहले से ज्यादा वोट मिलेगा बीजेपी को, अब तो एक तरफा चला जाएगा पूरा गांव। और बाद में हरेंद्र मलिक जी ने अपने बयानों में स्वीकार भी किया और कहा भी, खुद मैंने एक उनका वीडियो बनाया था। मैं गया था एक दिन, मुझे किसी गांव में प्रचार करते हुए मिले, दैनिक भास्कर के एक साथी भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब वो तो भाजपा का गांव है, मेरा तो उससे लेना देना ही नहीं है, मुझ पे कैसा आरोप लगा रहे हैं कि मैंने हमला करा दिया, पुराने ट्रेंड उठा लो तो भाजपा को वोट करते रहे हैं। तो खुद मलिक साहब ने स्वीकार किया कि साहब वो गांव तो जो है वोट कर रहा है भाजपा को। अब राणा जी आपका कहना ये है, अभिप्राय ये है कि जो इतनी लगातार पंचायतें हो रही थी कि साहब भाजपा का विरोध, तो वो निष्प्रभावी रही? नहीं, पंचायतों से मैं दूसरी बात पे ले जाना चाहता हूं कि जो संजीव बालियान ने और बीजेपी ने इस बीच में ये रणनीति अपनाई कि वो ये समझ चुके थे कि ठाकुरों का जो 50% वोट पड़ेगा, टोटल 50-55% के आसपास पोलिंग रहेगा, ये अनुमान था, और इसमें से मैक्सिमम हमें मिल जाएगा, ये अनुमान भी उन्हें था। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल, इस मड करीमपुर की घटना का इस्तेमाल काउंटर कंसोलिडेशन के लिए किया। उन्होंने पूरी ताकत इस पे लगा दी कि जाटों का मैक्सिमम वोट हम ले जाएं, जाटों में डिवाइडेशन नहीं हो, और संजीव बालियान को सहानुभूति मिले, चूंकि जैन चौधरी भी उस पाले में आ गए हैं, और जैन चौधरी जाटों का कितने प्रतिशत वोट संजीव जी को मिला होगा, कितना हरेंद्र जी को मिला होगा? मुझे लगता है कि जो सिचुएशन पिछली बार के चुनाव में थी, जैसा अभी राजेश जी कह रहे थे कि 70% चौधरी अजीत सिंह ले गए थे और 30% बालियान साहब ले गए थे, मुझे लगता है वो सीन उलट गया इस बार 70% बीजेपी। लेकिन मलिक साहब, वो राणा साहब, अगर 70 और 30 का भी रेशो है, 30 के रेशो में, जबकि अजीत सिंह, जयंत जी और बीजेपी, देखिए जाट वोटर है जयंत चौधरी जी का,
लेकिन 91 के बाद से जाट का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बन गया, हिंदू बन गया है। इस बार चूंकि जयंत जी भी और बीजेपी भी एक हो गए, और उसके बाद भी यदि 30% जाट हरेंद्र मलिक लेने में सफल हो गए हैं, तो ये भाजपा और आरएलडी के लिए चिंता का विषय नहीं है? निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए अमित शाह जाटलैंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। वो जाटों के इमोशंस को, सेंटिमेंट को उकसा रहे थे, उनको एक्टिवेट कर रहे थे और कैश करने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए जयंत चौधरी जब वहां पर कैंपेन करने जाते हैं तो जयंत चौधरी कहते हैं कि अखिलेश यादव को बता देना कि मैं चवन्नी नहीं हूं, मैं पलटा नहीं हूं, मैंने पटकनी दी है। तो वो जाटों को ये मैसेज दे रहे थे कि हमारी फाइट लोकल लेवल पे हरेंद्र मलिक और संजीव बालियान की फाइट नहीं है, फाइट जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की है, और फाइट इंडिया गठबंधन की और बीजेपी की है। तो यही काम अमित शाह कर रहे थे और यही काम जयंत चौधरी कर रहे थे। तो राणा जी, मैं अगले चरण में आपसे मुजफ्फरनगर और मेरठ दोनों के बारे में, फाइनल एज के बारे में पूछूं, तो मैं राजेश शर्मा जी ने एक बिंदु और उठाया था गुर्जर समाज को लेकर, ब्राह्मण समाज को लेकर, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण समाज के हैं, कपसाड़ के हैं। क्या कपसाड़ में, सरदना के ब्राह्मणों में, चलिए राणा जी को तो जाट हैं तो इनको लगा होगा, हो सके आरएलडी के प्रति या भाजपा के प्रति इनकी सहानुभूति हो, इनको रिएक्शन महसूस ना, इनको तो लगा कि ये बूस्टर डोज दे दी गई है। आपका मानना क्या है? आप ब्राह्मणों में, क्योंकि आपके समाज की बात है, क्या कोई प्रतिक्रिया थी? गुर्जर समाज में कोई प्रतिक्रिया थी? और जो राणा जी ने कहा कि 40% ठाकुर समाज ने जो पोल हुआ उसमें संजीव जी को दिया, आपका क्या कहना? संक्षेप में तीनों विषय पे बताइए प्लीज। देखो सर, एक तो ठाकुर का जो वोट परसेंटेज हुआ है वो सर मुश्किल से 48-49% हुआ है जी। और जो 49% हुआ है, मतलब मैं अगर गांव का नाम लूं, जैसे कपसाड़ है, सलावा है, रारधना है, खेड़ा है, आखेपुर है, भमोरी है, कुसावली है, अटियरना है, अगर मैं इन गांव के नाम बनाऊं मुजाहिदपुर, तो यहाँ सर मतलब 48-49% मतदान हुआ। आप देखिए सर, जो जिलाध्यक्ष है मेरठ के शिव कुमार राणा, वो उनका रारधना गांव है, उनके अपने गांव में मात्र 45% मतदान हुआ है। और मतदान जो 45% हुआ है उसमें आप ये मानिए सर कि 20% जो मतदान है वो रिएक्शन का पड़ा है सर, गुस्से वाला। जो 50 पड़ी है उसमें 25% हरेंद्र मलिक को गई है, 25% संजीव बालियान जी को गई है। मतलब ये खास ब्राह्मणों के बारे में और गुजरों के बारे में और बता दीजिए। अब मैं बताऊंगा सर गुजरों के बारे में। जहां तक सर मैं गया हूं, यहाँ से सरदना विधानसभा और सर मुझे खतौली विधानसभा है। आप देखिए सर, खतौली विधानसभा में लगातार कंपेन चला, लगातार इधर जो क्षत्रिय समाज है इसकी तो सार्वजनिक रही कि भाई ये तो यहाँ से लेके पूरे वेस्ट यूपी में लगातार मूवमेंट चल रहा है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जो गुर्जर समाज था उसका मूवमेंट भाजपा के खिलाफ नहीं था। मुझे ये लगा जब लोगों से बातचीत की, उनका जो मूवमेंट था वो इंडिविजुअल संजीव बालियान जी के खिलाफ था। अच्छा, और ब्राह्मण समाज का? और ब्राह्मण समाज का सर ये था कि राकेश गुजर समाज में आपके अनुसार, जैसे आप खतौली क्षेत्र में घूमे, सरदना क्षेत्र में, गुजर बेल्ट में घूमे, कितने प्रतिशत गुजर भाजपा को गए होंगे, कितने गुजर हरेंद्र मलिक जी को गए होंगे? सर ये मैं अगर सदने की बात करूं तो सदने में सर मनोरा गांव है, नंगली गांव है, जमालपुर गांव है, भेटा है, अंदावली है, मिठीपुर है, उलकपुर है, मीरपुर है, बड़ा मीरपुर है, चरला है, निहोरी है। ये सर ऐसे गांव हैं जो टोटल 2019 में 100% भाजपा को पड़े। और मैं सर ये डेफिनेटली कह सकता हूं, क्योंकि वहां के तमाम जो प्रमुख लोग हैं उन सबसे मेरा संवाद लगातार होता है और वो मुझसे अपने मन की बात बता भी देते हैं, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं। तो यहाँ सर आप देखिए कि जब 2019 में 100% वोट भाजपा को मिला, यहाँ सर 50, कहीं 55, कहीं 60% वोट जो है हरेंद्र मलिक को गया। दूसरा सर आप देखिए, फलावदे के पास में गांव पड़ता है छोटा मीरपुर, उस छोटा मीरपुर में भाजपा का बस्ता भी शाम को 3 बजे लगा। मुझे बताया गया किसने, गुजर बाहुल्य गांव है छोटा मीरपुर। हाँ, गुजर गांव है। मुझे पता चला कि कोई ब्लॉक प्रमुख थे सरदना के पूर्व, वो आए 3 बजे बस्ता लेकर, और बस्ता लेकर उन्होंने वहां रखा। और वहां मुश्किल से आप सर चाहे कोड भी कर लो, नोट कर लो, वो मतगणना के बाद पता चलेंगे, इस गांव का नाम लिखेंगे, ये छोटा मीरपुर गांव है। और चूंकि 4 जून को मतगणना, उसमें गांव का नाम जरूर आएगा और उसमें पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। वो मेरे 4 जून के बाद, 4 जून के बाद मैं पूरे अपने अखबार में बूथ वाइज किस गांव में किस प्रत्याशी को कितनी वोट मिली है ये प्रकाशित करूंगा। इसलिए किसी नेता को गोली देने का मौका नहीं होगा कि मेरे क्षेत्र में ज्यादा मिली। मैं बूथ वाइज लिस्ट प्रकाशित करता हूं कि इस गांव में इस बूथ पर इस पार्टी को इतनी वोट मिली है।
वहां मुझे लगा सर कि वहां सर 30% वोट मिला संजीव बालियान जी को और लगभग 60% वोट वहां सर पड़ा है हरिंदर मलिक को। अब सर मैं एक बार आपसे बता दूं 2000 मैं अगर सर पूरे सर मुजफ्फरनगर लोकसभा की बात करूं तो यहाँ सर चरथावल है, बुढ़ाना है, आपका मुजफ्फरनगर है, खतौली है, सरदना है। आप देखिए सर 2019 का जो चुनाव था, 2019 के चुनाव में इधर चौधरी साहब थे, इधर संजीव बालियान साहब थे। और जब सर संजीव बालियान साहब को 100% ठाकुर चुनाव मिलता था, टोटल वोट मिला, 100% ब्राह्मण मिला, 100% त्यागी मिला, 100% गुजर मिला, 100% सैनी मिला, 100% कश्यप मिला, 100% प्रजापति मिला, 100% वाल्मीकि मिला और लगभग 70% सर दलित वोट मिला। आज देखिए सर इस समय कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी उस समय की। आज सर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी, मोदी जी की लहर थी। मैं से ये कह रहा हूं कि अगर सर ठाकुरों की बात छोड़ दो ना कितना मतदान किया, मैं से ये बात कर रहा हूं कि अगर 10% अगले चरण में राजेश जी आपसे फाइनल कंक्लूजन लेंगे, एज किसको है? ब्राह्मणों की नाराजगी का और बता दीजिए, आप चूंकि ब्राह्मण समाज के से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मणों का क्या रहा? मैं सर वैसे तो नहीं होगा सर, वैसे तो इतना सरोकार नहीं है सर मेरा, पर ये है कि सब लोगों में नजर रहती है कौन क्या कर रहा है। सर ये मुजफ्फरनगर में चुनाव से एक दिन पहले एक पंचायत होती है, बड़ी पंचायत। उस पंचायत में कम से कम 4-4.5 लोग होते हैं और वहां सपा नेता है राकेश शर्मा। वो पहले भी 2021 में एक बड़ा सम्मेलन आपकी जानकारी में होगा 20-30 में किया था जी। तो उनका सर यहाँ तमाम गांव में मतलब उनका आना जाना है और जो जिम्मेदार लोग हैं सबके नंबर भी सबसे संवाद करते रहते हैं। इस बीच सर उन्होंने बहुत राउंड लगाए, बहुत सारे लोग घूमते रहे। हालांकि इस बात का बीजेपी को नहीं पता कि यहाँ राकेश शर्मा क्या खेल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है सर कि कम से कम 25 से 30% वोट ब्राह्मणों का हरिंदर मलिक की तरफ गया है, जैसे मेरा अनुमान। बड़ी खबर है कि ब्राह्मणों में भी अगर 25-30% का डेंट लगा है। चलिए अब हम, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बस अब पहले राणा जी से फिर आपसे पूछते हैं, मुजफ्फरनगर और मेरठ दोनों में आप किसको प्रत्याशी को एज देते हैं? राणा जी, मेरठ की सीट पर आप एज किसको देना पसंद चाहेंगे? देखिए, तमाम नकारात्मक बातों के बावजूद मुझे लगता है कि एज बीजेपी के पास है और कैंडिडेट की इमेज के बजाय यहाँ पर आखिरी वक्त में जो आरएसएस का होमवर्क है वो उसने बहुत काम किया है। दूसरा जो सिक्योरिटी का इश्यू है यहाँ पे उसने बड़ा काम किया, लैंड ऑर्डर के इश्यू ने, और आखिर में जितनी आरडब्ल्यूए थी वो बहुत एक्टिवेट हुई शहर में और अंततः वो वोटरों को निकालने में कामयाब रहे। और बहुत हद तक यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम इलाकों में साहब 70% वोट पड़ गया और हिंदू इलाकों में 40% रह गया हो, तो ऐसा मुजफ्फरनगर के बारे में राणा जी क्या राय है आपकी? आपके पास रिपोर्ट होगी मुजफ्फरनगर की भी। हाँ, मुजफ्फरनगर में मुझे लगता है कि मलिक साहब ने बहुत ही शानदार चुनाव लड़ा है और एक बहुत पुराने पॉलिटिशियन ने मुझसे कहा भी एक अनौपचारिक बातचीत में कि जितने भी लोग वेस्टर्न यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे चुनाव लड़ने के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हरेंद्र मलिक हैं। खुद मलिक साहब ने मुझे बताया था, मैं विजिट कर रहा था किसी गांव में, वो मिले तो उन्होंने कहा कि मैं 16 चुनाव लड़ चुका हूँ जी, और चुनाव लड़ने के वो माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी काबिलियत पे कोई सवाल नहीं है। और संजीव बालियान के प्रति व्यक्तिगत नाराजगी भी लोगों की थी, इस पे भी कोई डाउट नहीं है, राजपूतों की नाराजगी भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारे फैक्टर्स के बावजूद एज संजीव बालियान के पास वहां पे है, बीजेपी के पास एज वहां पे है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस बार अप्रत्याशित ढंग से कई ऐसे इलाकों में भी संजीव बालियान को वोट मिलने जा रहा है जो जिनके बारे में शायद जब आप अपने अखबार में सीधे कहिए, आपका अभिप्राय मुस्लिम समुदाय में। हाँ, मेरा चर्चा व्यापक है कि मुस्लिम समुदाय की संजीव बालियान साहब ने काफी वोट ली है। जितनी वोट ली है इसी पर चुनाव परिणाम एक फाइनल होगा, ये बात सही निश्चित तौर पे। और अगर वो एस्टिमेशन गलत निकल जाता है उनका तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो लाखों वोट से चुनाव हारने जा रहे हैं, जिस हिसाब से शर्मा जी बता रहे हैं कि साहब ब्राह्मण भी चले गए, ठाकुर भी चले गए। अब शर्मा जी से पूछ लेते हैं, राणा जी शर्मा जी से पूछ लेते हैं। शर्मा जी, पहले मेरठ की सीट पर क्या अनुमान आपका? सर मेरठ सीट तो बहुत ज्यादा अंतर से भाजपा हारने जा रही थी, लेकिन सर जो लास्ट में गठबंधन हुआ आरएलडी से, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था उससे कहीं ना कहीं संभाल लिया आरएलडी के वोट बैंक ने। बावजूद इसके अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस बार सर जातीय समीकरण पर चुनाव है, इस बार हिंदू मुस्लिम का धार्मिक चुनाव नहीं है और जातीय चुनाव है। बीजेपी की सर जो बड़ी जीत जो श्रेय मिलता है वो सर कैंट विधानसभा से मिलता है। कैंट विधानसभा से अगर मैं सर 2019 की बात करूं तो 1,18,000 वोटों की लीड थी सर 2019 में।
और लास्ट तक जो प्रत्याशी थे सपा और बसपा प्रत्याशी थे हाजी याकूब, लास्ट तक सर वो संघर्ष करते रहे और हालांकि बाद में वो लगभग 4700 वोट से इसलिए हारे क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम में चुनाव था। इस बार का चुनाव सर वो दलित मुस्लिम गठबंधन का है सर। और मैं सर ये कह सकता हूँ पूरे दावे से, अगर मैं सर कैंट की बात करूं तो कैंट में इस बार सर 1,18,000 की लीड तो नहीं होगी जी। ये लगे कि लीड घटके जो है 15 से 20,000 की लीड कम होगी सर। हो सकता है कि ये 90-95,000 के आसपास की लीड होगी। हाँ, लेकिन सर जब आप शहर की बात करोगे तो शहर में सर बीजेपी, क्योंकि वहां 55-45 का रेशो है सर, 55 मुस्लिम है 45 हिंदू है, और जो वोट परसेंट मुझे लग रहा है सर कि शहर सीट, उधर दक्षिण सीट, उधर सर अगर मैं किठौर विधानसभा की बात करूं तो किठौर विधानसभा में 3,58,000 वोट है टोटल, जिसमें सर 2 लाख दलित मुस्लिम है। वहां सर मुझे लग रहा है कि जिस तरह बम्पर वोट हुआ है शहर की तमाम विधानसभाओं में, सबसे ज्यादा अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 62% वोट सिर्फ किठौर में हुआ है। इसके अलावा अगर हापुड़ की बात करें, हापुड़ सुरक्षित सीट है और हापुड़ में सर कोई कैडर वोट नहीं है बहुत ज्यादा बसपा का। वहां चूंकि पहले से गजराज सिंह कांग्रेस से जीत के आए हैं, इस बार वहां बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन सर इस बार चुनाव सामान्य सीट पे दलित महिला चुनाव लड़ रही थी, तो वहां सर जो दलित मुस्लिम गठजोड़ है। दूसरा सर क्या है कि बीजेपी को नुकसान कहां हो रहा है सर, बीजेपी को सर यहाँ भारा में सर लगभग 12 गांव पड़ते हैं ठाकुरों के, यहाँ पंचायत हुई, यहाँ सर वोट, एक तो सर वोट कम पड़ा, जो पड़ा उसमें 50% वोट से उधर चला गया सुनीता वर्मा की तरफ। यहाँ भी सर जो ब्राह्मण कांग्रेस, जो जिनका कांग्रेस की विचारधारा जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में सर वो और भी लेके गए और उन्हें लगा कि भाई अरुण गोविल जी तो आएंगे नहीं, क्योंकि चुनाव में डोंट टच मी जो एक शब्द है जो सर बहुत बार इस्तेमाल किया गया, जैसे ही कोई हाथ मिलाना चाहता था तो डोंट टच मी, तो उन्होंने कहा कि जब ये अभी हाथ नहीं मिला रहे डोंट टच मी, तो जीतने के बाद क्या हाथ मिलाएंगे, हो सकता है मेरठ में रहे ना रहे। अब एक हमारे साथी ने उनसे पूछा इंटरव्यू में, बोले मेरठ को लेकर आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा जीतने के बाद बता देंगे, तभी करेंगे जो प्लान होगा। रहने के बारे में उन्होंने ये कहा था कि मेरठ में रहोगे क्या जीतने के बाद, कि वो तब डिसाइड करेंगे जीतने के बाद। लेकिन राजेश शर्मा जी आपका जी राणा जी, वोटर्स की राय इससे बहुत प्रभावित नहीं होती। हेमा मालिनी मथुरा से तीसरी बार चुनाव जीतने जा रही हैं और मुझे नहीं लगता कि वो वहां लोकल लोगों से मिली भी हो, कायदे से बात भी ढंग से की उन्होंने और अपने इलाके में कुछ काम भी कराए उन्होंने। गुरदासपुर में हमने देखा कि अगर वो भाई साहब अगर दोबारा भी मैदान में आ जाते, खुद ही चले गए छोड़ के, नहीं वो तो खुद ही उन्होंने प्ले कर दिया। हाँ, खुद ही मना कर दिया। और अगर आ जाते राणा जी, राजेश शर्मा जी, राजेश भाई, अब आप अपना ये बताइए कि मेरठ में आप एज किसको दे रहे हैं? सर मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ चुनाव हिंदू मुस्लिम का आधार पर होता तो अरुण गोविल बहुत अच्छे मतों से जीतते। आरएलडी का गठबंधन है, वो एंटी इनकम्बेंसी झेल रहा है, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि मेरठ सीट लूज हो रही है सर, बहुत जबरदस्त टक्कर है सर, भाजपा लूज कर रही है मेरठ सीट को। और यहाँ गठबंधन दे रहे हैं आप, सुनीता वर्मा को एज दे रहे हैं या क्या गोविल साहब को एज दे रहे हैं? मैं सर सुनीता वर्मा को दे रहा हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर के बारे में, चूंकि सरदना क्षेत्र के आप रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र जी, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि राजेश भाई साहब को एज सुनीता वर्मा के पास है ये कहने के लिए कितने मोड़ों से, कितनी चक्रोड़ों से घूम घाम के आके ये बात कहनी पड़ी। अरे भाई वो सर्वेक्षण बता रहे अपना, आप लोगों सीट जिता दी भाई, लोग। हाँ, अच्छा, मेरठ के बारे में, चूंकि आप सरधना के मूल निवासी हैं, मेरठ के मुजफ्फरनगर के बारे में और बता दीजिए, किसको एज दे रहे हैं, नरेंद्र मलिक या संजीव बालियान साहब? देखो सर 4 जून को सर मतगणना होगी, फाइनल तब आएगा, सबके सर एनालिसिस है अपने अपने। अभी सर मुझे लगता है कि मुझे सर ये लगता है कि जो सर 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय सर कोई भी वर्ग, कोई भी जाति नाराज नहीं थी और वो चुनाव सर हिंदू मुस्लिम का आधार पर हुआ था। और मुझे लगता है सर इस बार, क्योंकि जो भाजपा का कैडर वोट है, भाजपा के कैडर वोट को इधर सर दारा सिंह प्रजापति ले गए, कुछ वोट बड़ी संख्या में वोट पे, चाहे वो दलित के रूप में हो, चाहे कश्यप के रूप में हो, चाहे प्रजापति के रूप में हो। और जो भाजपा कैडर वोट ब्राह्मण है, त्यागी है, ठाकुर है, इधर गुजर है, इनकी जो नाराजगी रही, यहाँ से सर बड़ी संख्या में वोट शिफ्ट हो गया जो प्रतिद्वंद नरेंद्र मलिक की ओर। तो मुझे लग रहा है सर जो वोट शिफ्ट हुआ है उसके लिए उसका कोई विकल्प तो है नहीं। और जहां तक सर, जैसे तमाम साथी मैं भी सुन रहा हूं, जब सर 2013 में दंगा हुआ तो दंगे में 4 नाम प्रमुखता से आए। उसमें एक नाम संजीव सोम था, एक नाम संजीव बालियान था, एक नाम सुरेश राणा था, एक नाम विक्रम सैनी था। इन चारों नाम को लेकर जब हम वहां जो
जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनसे बात करते हैं, जो राणा जी ने उम्मीद जताई है, भाव से नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है सर ये हो सकता है, उम्मीद है, पर मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक वोट इस समय और उन्हें जो दंगे के रूप में उस समय जब दंगा हुआ जो सामने खड़े रहे, मुझे लग रहा है सर कहीं ना कहीं वोट मिल सकता है, पर बड़ी संख्या में नहीं मिलेगा। और मुझे लग रहा है सर, क्योंकि 2019 के मुकाबले जिस तरह जातीय संगठन में चुनाव हुआ, हिंदू मुस्लिम का आधार पर नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी यहाँ जो है कमजोर साबित हो रहे हैं। आपका कहना है कि मुजफ्फरनगर और मेरठ सीट पर गठबंधन को एज है, राणा जी को कहना है कि एनडीए को एज है। एम आई राइट? जी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप दोनों महत्वपूर्ण अतिथियों ने अपना बेशकीमती समय दिया। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे बागपत की, और बागपत के साथ साथ तीनों चरण के चुनाव की, साथ ही उत्तर प्रदेश के बारे में क्या आप लोगों की कल्पना है, क्या आपका जानकारी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। थे डॉक्टर रविंद्र कुमार राणा जी और राजेश शर्मा जी, दोनों की विचार आपने सुने। एक मित्र ने कहा कि एनडीए दोनों सीट जीत रहा है, मुजफ्फरनगर भी और मेरठ भी। दूसरे मित्र का साफ साफ कहना था कि निश्चित रूप से इंडिया को एज है। न तो राणा साहब ज्योतिषी हैं, न राजेश शर्मा साहब ज्योतिषी हैं। इन्होंने जो ग्राउंड पर देखा, इनको जो संवाद लोगों से किया, उसके आधार पर इन्होंने आकलन दिया है। वो आकलन कितना सच होगा, कितना गलत होगा, इस पर आप विचार कीजिए। 4 जून को सबके सामने आएगा आपने किसके पक्ष में मतदान किया और ईश्वर ने किसके भाग्य में विजय श्री लिखी, ये तो ईश्वर जाने। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में राय दीजिए, कमेंट्स दीजिए। आपके मन का हो तब भी स्वीकार कीजिए, आपके मन की ना हो तब भी स्वीकार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।